सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन अपनी पूरी गति से भाग रही थी। धीरे धीरे रात और गहरी स्याह होती जा रही थी। आसमान, पेड़ पौधे, खेत खलियान सभी कुछ अंधकार के आगोश में थे। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी और आवाज के नाम पर महज ट्रेन की सीटी थी, जो हर थोड़ी देर में बजकर मेरे एकांत में खलल डाल मुझे बेहद तकलीफ दे रही थी। ट्रेन में सभी यात्री बेसुध और बेफिक्र सो रहे थे, किंतु मेरी आंखों में तो नींद कोसों दूर थी। मैं और मेरा साथी, मेरा अंतर्मन, दोनों बाहर के अंधेरे सन्नाटे में विलीन हो रहे थे। ये घोर काला सन्नाटा मुझे मेरे जीवन जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें प्रकाश की कोई उम्मीद नहीं थी। ख्याल बैलगाम घोड़ों की तरह भागते हुए मुझे अपने साथ घसीट रहे थे। मैं उनको जितना संयत करने की कोशिश करता, उतना ही वो मुझे मीरा की यादों की तरफ खींच रहे थे। मुझे इस समय अपना जीवन निरर्थक प्रतीत हो रहा था। मैं एक स्नातक का प्रोफेसर, जिसने सदा विद्यार्थियों को जीवन के रंगों का पाठ पढ़ाया, खुशियों को सहेजना सिखाया, आज खुद बेरंग निराश हताश सा बैठा है। मीरा की यादें मुझे बेचैन कर रही थीं। क्यों मीरा ने पैसों के खातिर मेरा प्रेम ठुकरा दिया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में? मैंने तो पूरी निष्ठा के साथ अपना प्रेम निभाया था। अथाह प्रेम करता था मैं उससे। उसके बिना जीवन जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर उठता था। वो अच्छी तरह जानती थी इस बात को, फिर किस अधिकार से उसने मुझसे बिना पूछे एक तरफा निर्णय लिया? मेरी भावनाओं और प्रेम के साथ खिलवाड़ करके क्यों उसने किसी और के साथ विवाह कर जीवन बिताने का निर्णय ले लिया, और वो भी मुझे बिना कोई वजह बताए? क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी? ये निरुत्तर प्रश्न मुझे परेशान रहे थे। बावरा सा हुआ जा रहा था मैं। कितने माह बीत गए थे मीरा को मेरे जीवन से गए, किंतु मैं अभी तक उसे अपने जीवन से निकाल नहीं पाया। अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाया था मैं तो अभी तक उसी मोड़ पर खड़ा था, जहां वो मुझे छोड़ गई थी। अथक प्रयासों के पश्चात भी मैं अपना हृदय मीरा की स्मृतियों से मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसकी स्मृतियां साए की तरह मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि किसी की सिसकियों ने मेरे ख्यालों की तंद्रा तोड़ी। मेरे बिल्कुल सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी रो रही थी। वो कौन थी? कहाँ से आई? कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। उस पर से ध्यान हटाने के लिए मैंने अपना चेहरा खिड़की पर सटाकर पूरा ध्यान बाहर की तरफ केंद्रित कर दिया, किंतु उसकी सिसकियां मुझे बार बार उसकी ओर खींचकर मुझे परेशान कर रही थी। कितने माह बीत गए मृदुल को मेरे जीवन से गए, किंतु मैं तो आज भी उसी मोड़ पर खड़ी हूँ, जहां वो मुझे छोड़कर चला गया था। गहरे अवसाद में चली गई थी मैं, पर किसी के जाने से जीवन रुक नहीं जाता, जीना तो पड़ता ही है। द शो मस्ट गो ऑन। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन अपनी पूरी गति से भाग रही थी। धीरे धीरे रात और गहरी स्याह होती जा रही थी। आसमान, पेड़ पौधे, खेत खलियान सभी कुछ अंधकार के आगोश में थे। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी और आवाज के नाम पर महज ट्रेन की सीटी थी, जो हर थोड़ी देर में बजकर मेरे एकांत में खलल डाल मुझे बेहद तकलीफ दे रही थी। ट्रेन में सभी यात्री बेसुध और बेफिक्र सो रहे थे, किंतु मेरी आंखों में तो नींद कोसों दूर थी। मैं और मेरा साथी, मेरा अंतर्मन, दोनों बाहर के अंधेरे सन्नाटे में विलीन हो रहे थे। ये घोर काला सन्नाटा मुझे मेरे जीवन जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें प्रकाश की कोई उम्मीद नहीं थी। ख्याल बैलगाम घोड़ों की तरह भागते हुए मुझे अपने साथ घसीट रहे थे। मैं उनको जितना संयत करने की कोशिश करता, उतना ही वो मुझे मीरा की यादों की तरफ खींच रहे थे। मुझे इस समय अपना जीवन निरर्थक प्रतीत हो रहा था। मैं एक स्नातक का प्रोफेसर, जिसने सदा विद्यार्थियों को जीवन के रंगों का पाठ पढ़ाया, खुशियों को सहेजना सिखाया, आज खुद बेरंग निराश हताश सा बैठा है। मीरा की यादें मुझे बेचैन कर रही थीं। क्यों मीरा ने पैसों के खातिर मेरा प्रेम ठुकरा दिया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में? मैंने तो पूरी निष्ठा के साथ अपना प्रेम निभाया था। अथाह प्रेम करता था मैं उससे।
उसके बिना जीवन जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर उठता था। वो अच्छी तरह जानती थी इस बात को, फिर किस अधिकार से उसने मुझसे बिना पूछे एक तरफा निर्णय लिया। मेरी भावनाओं और प्रेम के साथ खिलवाड़ करके क्यों उसने किसी और के साथ विवाह कर जीवन बिताने का निर्णय ले लिया, और वो भी मुझे बिना कोई वजह बताए। क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी? ये निरुत्तर प्रश्न मुझे परेशान रहे थे। बावरा सा हुआ जा रहा था मैं। कितने माह बीत गए थे मीरा को मेरे जीवन से गए, किंतु मैं अभी तक उसे अपने जीवन से निकाल नहीं पाया। अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाया था मैं तो अभी तक उसी मोड़ पर खड़ा था जहां वो मुझे छोड़ गई थी। अथक प्रयासों के पश्चात भी मैं अपना हृदय मीरा की स्मृतियों से मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसकी स्मृतियां साए की तरह मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि किसी की सिसकियों ने मेरे ख्यालों की तंद्रा तोड़ी। मेरे बिल्कुल सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी रो रही थी। वो कौन थी? कहाँ से आई? कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। उस पर से ध्यान हटाने के लिए मैंने अपना चेहरा खिड़की पर सटाकर पूरा ध्यान बाहर की तरफ केंद्रित कर दिया, किंतु उसकी सिसकियां मुझे बार बार उसकी ओर खींचकर मुझे परेशान कर रही थी। लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको चैन मिलेगा। आखिरकार विवश होकर मैं बोला। उसे शायद ये शिष्टाचार लग रहा हो, पर मेरा तो उसे चुप करवाने का अपना स्वार्थ था। नहीं पीना। उसका बेरुखी क्रोध वाला स्वर सुन मैं चुप हो पुनः खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी सिसकियां थमने के स्थान पर तीव्र हो मेरे भीतर खलबली मचा मेरे ख्यालों में विघ्न डाल रही थी। उसकी सिसकियां मुझे और कुंठित कर कानों में पिघला शीसा घोलने जैसा काम कर रही थी। मैं क्या करूं? नहीं बर्दाश्त हो रही थी मुझसे। आखिर मेरी भी तो शांति भंग हो रही थी। मैं अपनी तन्हाइयों के साथ शांति से रहना चाहता था। अतः मैंने पुनः प्रयास किया। पी लीजिए थोड़ा सा पानी, आपको राहत मिलेगी। उसकी सिसकियों को विराम देने के इरादे से मैंने उसके समक्ष पानी की बोतल बढ़ा दी। इस बार आशा के विपरीत उसने मेरे हाथ से बोतल लेकर पानी पी लिया। उसकी सिसकियों को थोड़ा सा विराम लग गया था। मुझे भी कुछ तसल्ली मिली। कुछ देर के बाद वो थोड़ा सामान्य हुई, पर पता नहीं क्यों मेरा ध्यान अब मीरा से बाहर निकलकर थोड़ा उस पर केंद्रित होने लगा था। ये उत्सुकता भी बड़ी विचित्र होती है। एक बार मन में आ जाए तो अपने सभी ख्याल दरकिनार कर दूसरे पर केंद्रित हो जाती है। अतः मैंने उसकी सिसकियों के कारण को जानने की उत्सुकतावश उससे बातचीत शुरू करने का प्रयास किया। आप कहाँ जा रही हैं? कानपुर, एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया था उसने। कानपुर? कानपुर जानकर कौतूहल से भरा मेरा मन अब और व्याकुल हो गया। बातचीत करने की व्याकुलता और प्रबल हो गई। कानपुर? मैं भी कानपुर जा रहा हूँ। मेरी हैरानी भरे स्वर सुनते ही उसने बस निगाह उठाकर मुझे देखा, फिर अपने आप को संयत करते हुए कुछ ढूंढने लगी। कुछ खो गया है क्या? मैं कुछ मदद करूं? उसने फिर वही फीकी सी निगाह मुझ पर डाल ढूंढने में व्यस्त हो गई। उसकी निगाह एक अनकहा सा इशारा कर कह रही थी कि प्लीज, आप अपने काम से काम रखिए। मुझे आप में और आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चुप हो पुनः अंधेरी रात को देखने लगा। कुछ देर हमारे बीच मौन पसर गया, किंतु अब तो मेरा सारा ध्यान मीरा की तरफ से हटकर उस अनजान लड़की और उसकी सिसकियों की तरफ खिंचने लगा। ये प्रकृति ने भी मनुष्यों को विचित्र वरदान दिया है, और वो है व्याकुलता और उत्सुकता। जिस बात से उसे दूर होने को कहो, व्याकुलता और उत्सुकता उसे उतना ही उसकी तरफ चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती हैं। अब तो उससे बात करने की व्याकुलता और तीव्र होने लगी। ये रोग ही ऐसा है। आपके पास क्या आपका मोबाइल फोन है? तो 1 मिनट के लिए दीजिए। मेरा फोन नहीं मिल रहा। अचानक इस छोटे से प्रश्न से उसने मौन तोड़ा, तो मैंने सहर्ष ही उसे अपना फोन दे दिया। उसने अपना नंबर डायल किया। उसके फोन की घंटी बजी और समझदारी दिखाते हुए उसने तुरंत मेरे फोन से अपना नंबर डिलीट भी कर दिया। फोन उसके पास में था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, कह वो गंभीरता से फोन में कुछ देखने लगी। उसकी आंखें फिर से नम होने लगी। आप कहाँ से आ रही हैं? मैंने हिचकते हुए पूछा।
दिल्ली। इस बार उसके बिना किसी क्रोध के उत्तर ने मेरा उससे बातचीत करने हौसला और बढ़ा दिया। दिल्ली। मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ, पर शायद मैंने आपको सामने सीट पर यहाँ पहले नहीं देखा। वार्तालाप को विराम न लगे, इसलिए मैंने उससे ये कह तो दिया, किंतु सत्य तो ये था कि अपने ही ख्यालों की पीड़ा में खोए होने के कारण मुझे स्वयं ही नहीं पता था कि वो कब मेरे सामने आए या फिर मेरे आसपास कौन से यात्री हैं। हाँ, वो मैं स्टेशन पहुंची तो हड़बड़ाहट में दूसरी बोगी में चढ़ गई थी। बाद में अपनी सीट पर आई। ओह, ओके। वैसे आपका कानपुर में कोई रहता है या? एक क्षण के विराम के बाद मैंने पूछा। जी, मेरा घर है कानपुर। दिल्ली में तो मैं जॉब करती हूँ। धीरे धीरे हम दोनों ही अपने अपने ख्यालों के खोल से बाहर निकलकर सामान्य होने लगे थे। हाय, मैं नीलेश। मैंने पुनर्तः दोस्ती के अंदाज में उसको अपना परिचय दिया और उसने इस भाव की गरिमा का मान रखते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मानसी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद मैंने बात आगे बढ़ाने के इरादे से कहा, वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और कानपुर किसी काम से जा रहा हूँ। आप दिल्ली में कहाँ पर जॉब करती हैं? वसंत कुंज। मेरे घर से बस थोड़ी दूरी पर ही है वसंत कुंज। हमारी बातचीत अब कुछ कुछ सामान्य गति पकड़ रही थी। कुछ इधर उधर की फालतू बात करके मैंने उससे कहा, वैसे कानपुर में जहाँ मुझे जाना है, उनका पता ठिकाना तो लाया हूँ और फिर आजकल तो गूगल लोकेशन जिंदाबाद। किंतु फिर भी अगर कोई समस्या आए, तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। आखिर आप कानपुर वासी हैं और जो जहाँ का वासी होता है, वो गूगल मैप लोकेशन को भी फेल कर देता है। मेरे इस हल्के से अंदाज से वो मुस्कुराने लगी। हमारे कंपार्टमेंट की मध्यम सी लैंप की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, जिसमें वो अत्यंत प्यारी लग रही थी और उतनी ही मासूम और मोहक थी उसकी मुस्कुराहट। मेरी नजर उसके चेहरे पर टिक गई। एकदम निर्मल, खूबसूरत चेहरा था उसका। उस पर उसे खुले काले केश बार बार उसके चेहरे से अटखेलियां कर उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। मैं मंत्रमुग्ध सा उसकी खूबसूरती में खो गया। तभी ट्रेन की सीटी ने मेरी तंद्रा तोड़ी। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कभी बातचीत, तो कभी मौन, यही चल रहा था हम दोनों के बीच। कुछ सहज हो गए थे हम। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत के बाद हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती के रिश्ते में बंध गए थे। हम अजनबी दोस्त बन गए थे। उससे बात करने के बाद कितने वक्त के बाद हल्का हल्का सुकून सा महसूस कर रहा था मैं। धीरे धीरे औपचारिकता अब अनौपचारिकता में परिवर्तित हो गई थी। हम बातों में आप से तुम पर आ गए थे। वैसे अब तो हम दोस्त बन गए हैं, तो अगर ऐतराज ना हो, तो तुमसे एक बात पूछूं। तुम रो क्यों रही थी? तुम मुझे बता सकती हो? पीड़ा बताने से सुकून मिलता है और स्वयं को हल्का सा महसूस होता है। मैंने उससे अपना सबसे अहम प्रश्न पूछ लिया। आखिर इसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। मैं भी तो उसे बताकर अपनी वेदना से सुकून चाहता था, अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहता था। मैं भी तो भीतर ही भीतर घुट रहा था। मेरा हृदय भी तो पीड़ा से भरा था। मैं भी तो उसके समक्ष अपने हृदय की खिड़कियों को खोलने के लिए व्याकुल था। जीवन में कई बार किसी अपने के समक्ष अपने हृदय खोलकर अपनी पीड़ा से इतना सुकून नहीं मिलता जितना किसी अजनबी के साथ बात करके मिलता है। वो अजनबी निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से आपके भावों का आकलन कर, समझकर आपको सांत्वना का मरहम लगाकर ठंडक भरा एहसास देता है। मेरा प्रश्न सुनकर उसने मुझे सूनी और नम निगाहों से देखा और बिना कुछ बोले खिड़की के बाहर अंधकार को देखने लगी। कितने माह बीत गए, मृदुल को मेरे जीवन से गए, किंतु मैं तो आज भी उसी मोड़ पर खड़ी हूँ, जहाँ वो मुझे छोड़कर चला गया था। गहरे अवसाद में चली गई थी मैं। पर किसी के जाने से जीवन रुक नहीं जाता, जीना तो पड़ता ही है। द शो मस्ट गो ऑन। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन अपनी पूरी गति से भाग रही थी। धीरे धीरे रात और गहरी स्याह होती जा रही थी। आसमान, पेड़ पौधे, खेत खलियान सभी कुछ अंधकार के आगोश में थे। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी और आवाज आवाज के नाम पर महज ट्रेन की सीटी थी, जो हर थोड़ी देर में बजकर मेरे एकांत में खलल डाल मुझे बेहद तकलीफ दे रही थी।
ट्रेन में सभी यात्री बेसुध और बेफिक्र सो रहे थे, किंतु मेरी आंखों में तो नींद कोसों दूर थी। मैं और मेरा साथी, मेरा अंतर्मन, दोनों बाहर के अंधेरे सन्नाटे में विलीन हो रहे थे। ये घोर काला सन्नाटा मुझे मेरे जीवन जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें प्रकाश की कोई उम्मीद नहीं थी। ख्याल बैलगाम घोड़ों की तरह भागते हुए मुझे अपने साथ घसीट रहे थे। मैं उनको जितना संयत करने की कोशिश करता, उतना ही वो मुझे मीरा की यादों की तरफ खींच रहे थे। मुझे इस समय अपना जीवन निरर्थक प्रतीत हो रहा था। मैं एक स्नातक का प्रोफेसर, जिसने सदा विद्यार्थियों को जीवन के रंगों का पाठ पढ़ाया, खुशियों को सहेजना सिखाया, आज खुद बेरंग निराश हताश सा बैठा है। मीरा की यादें मुझे बेचैन कर रही थी। क्यों मीरा ने पैसों के खातिर मेरा प्रेम ठुकरा दिया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में? मैंने तो पूरी निष्ठा के साथ अपना प्रेम निभाया था। अथाह प्रेम करता था मैं उससे। उसके बिना जीवन जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर उठता था। वो अच्छी तरह जानती थी इस बात को, फिर किस अधिकार से उसने मुझसे बिना पूछे एक तरफा निर्णय लिया? मेरी भावनाओं और प्रेम के साथ खिलवाड़ करके क्यों उसने किसी और के साथ विवाह कर जीवन बिताने का निर्णय ले लिया, और वो भी मुझे बिना कोई वजह बताए? क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी? ये निरुत्तर प्रश्न मुझे परेशान रहे थे। बावरा सा हुआ जा रहा था मैं। कितने माह बीत गए थे मीरा को मेरे जीवन से गए, किंतु मैं अभी तक उसे अपने जीवन से निकाल नहीं पाया। अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाया था मैं तो अभी तक उसी मोड़ पर खड़ा था, जहां वो मुझे छोड़ गई थी। अथक प्रयासों के पश्चात भी मैं अपना हृदय मीरा की स्मृतियों से मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसकी स्मृतियां साए की तरह मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि किसी की सिसकियों ने मेरे ख्यालों की तंद्रा तोड़ी। मेरे बिल्कुल सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी रो रही थी। वो कौन थी? कहाँ से आई? कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। उस पर से ध्यान हटाने के लिए मैंने अपना चेहरा खिड़की पर सटाकर पूरा ध्यान बाहर की तरफ केंद्रित कर दिया, किंतु उसकी सिसकियां मुझे बार बार उसकी ओर खींचकर मुझे परेशान कर रही थी। लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको चैन मिलेगा। आखिरकार विवश होकर मैं बोला। उसे शायद ये शिष्टाचार लग रहा हो, पर मेरा तो उसे चुप करवाने का अपना स्वार्थ था। नहीं पीना। उसका बेरुखी क्रोध वाला स्वर सुन मैं चुप हो पुनः खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी सिसकियां थमने के स्थान पर तीव्र हो मेरे भीतर खलबली मचा मेरे ख्यालों में विघ्न डाल रही थी। उसकी सिसकियां मुझे और कुंठित कर कानों में पिघला शीसा घोलने जैसा काम कर रही थी। मैं क्या करूं? नहीं बर्दाश्त हो रही थी मुझसे। आखिर मेरी भी तो शांति भंग हो रही थी। मैं अपनी तन्हाइयों के साथ शांति से रहना चाहता था। अतः मैंने पुनः प्रयास किया। पी लीजिए थोड़ा सा पानी, आपको राहत मिलेगी। उसकी सिसकियों को विराम देने के इरादे से मैंने उसके समक्ष पानी की बोतल बढ़ा दी। इस बार आशा के विपरीत उसने मेरे हाथ से बोतल लेकर पानी पी लिया। उसकी सिसकियों को थोड़ा सा विराम लग गया था। मुझे भी कुछ तसल्ली मिली। कुछ देर के बाद वो थोड़ा सामान्य हुई, पर पता नहीं क्यों मेरा ध्यान अब मीरा से बाहर निकलकर थोड़ा उस पर केंद्रित होने लगा था। ये उत्सुकता भी बड़ी विचित्र होती है। एक बार मन में आ जाए, तो अपने सभी ख्याल दरकिनार कर दूसरे पर केंद्रित हो जाती है। अतः मैंने उसकी सिसकियों के कारण को जानने की उत्सुकतावश उससे बातचीत शुरू करने का प्रयास किया। आप कहाँ जा रही हैं? कानपुर, एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया था उसने। कानपुर, कानपुर जानकर कौतूहल से भरा मेरा मन अब और व्याकुल हो गया। बातचीत करने की व्याकुलता और प्रबल हो गई। कानपुर, मैं भी कानपुर जा रहा हूँ। मेरी हैरानी भरे स्वर सुनते ही उसने बस निगाह उठाकर मुझे देखा। फिर अपने आप को संयत करते हुए कुछ ढूंढने लगी। कुछ खो गया है क्या? मैं कुछ मदद करूं? उसने फिर वही फीकी सी निगाह मुझ पर डाल ढूंढने में व्यस्त हो गई। उसकी निगाह एक अनकहा सा इशारा कर कह रही थी कि प्लीज, आप अपने काम से काम रखिए। मुझे आप में और आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चुप हो पुनः अंधेरी रात को देखने लगा।
कुछ देर हमारे बीच मौन पसर गया, किंतु अब तो मेरा सारा ध्यान मीरा की तरफ से हटकर उस अनजान लड़की और उसकी सिसकियों की तरफ खिंचने लगा। ये प्रकृति ने भी मनुष्यों को विचित्र वरदान दिया है, और वो है व्याकुलता और उत्सुकता। जिस बात से उसे दूर होने को कहो, व्याकुलता और उत्सुकता उसे उतना ही उसकी तरफ चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती है। अब तो उससे बात करने की व्याकुलता और तीव्र होने लगी। ये रोग ही ऐसा है। आपके पास क्या आपका मोबाइल फोन है? तो 1 मिनट के लिए दीजिए। मेरा फोन नहीं मिल रहा। अचानक इस छोटे से प्रश्न से उसने मौन तोड़ा, तो मैंने सहर्ष ही उसे अपना फोन दे दिया। उसने अपना नंबर डायल किया। उसके फोन की घंटी बजी और समझदारी दिखाते हुए उसने तुरंत मेरे फोन से अपना नंबर डिलीट भी कर दिया। फोन उसके पास में था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, कह वो गंभीरता से फोन में कुछ देखने लगी। उसकी आंखें फिर से नम होने लगी। आप कहाँ से आ रही हैं? मैंने हिचकते हुए पूछा। दिल्ली। इस बार उसके बिना किसी क्रोध के उत्तर ने मेरा उससे बातचीत करने हौसला और बढ़ा दिया। दिल्ली? मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ, पर शायद मैंने आपको सामने सीट पर यहाँ पहले नहीं देखा। वार्तालाप को विराम न लगे, इसलिए मैंने उससे ये कह तो दिया, किंतु सत्य तो ये था कि अपने ही ख्यालों की पीड़ा में खोए होने के कारण मुझे स्वयं ही नहीं पता था कि वो कब मेरे सामने आए या फिर मेरे आसपास कौन से यात्री हैं। हाँ, वो मैं स्टेशन पहुंची तो हड़बड़ाहट में दूसरी बोगी में चढ़ गई थी। बाद में अपनी सीट पर आई। ओह, ओके। वैसे आपका कानपुर में कोई रहता है या? एक क्षण के विराम के बाद मैंने पूछा। जी मेरा घर है कानपुर। दिल्ली में तो मैं जॉब करती हूँ। धीरे धीरे हम दोनों ही अपने अपने ख्यालों के खोल से बाहर निकलकर सामान्य होने लगे थे। हाय, मैं नीलेश। मैंने पुनर्तः दोस्ती के अंदाज में उसको अपना परिचय दिया और उसने इस भाव की गरिमा का मान रखते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मानसी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद मैंने बात आगे बढ़ाने के इरादे से कहा, वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और कानपुर किसी काम से जा रहा हूँ। आप दिल्ली में कहाँ पर जॉब करती हैं? वसंत कुंज। मेरे घर से बस थोड़ी दूरी पर ही है वसंत कुंज। हमारी बातचीत अब कुछ कुछ सामान्य गति पकड़ रही थी। कुछ इधर उधर की फालतू बात करके मैंने उससे कहा, वैसे कानपुर में जहाँ मुझे जाना है, उनका पता ठिकाना तो लाया हूँ, और फिर आजकल तो गूगल लोकेशन जिंदाबाद। किंतु फिर भी अगर कोई समस्या आए, तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। आखिर आप कानपुर वासी हैं, और जो जहाँ का वासी होता है, वो गूगल मैप लोकेशन को भी फेल कर देता है। मेरे इस हल्के से अंदाज से वो मुस्कुराने लगी। हमारे कंपार्टमेंट की मध्यम सी लैंप की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, जिसमें वो अत्यंत प्यारी लग रही थी, और उतनी ही मासूम और मोहक थी उसकी मुस्कुराहट। मेरी नजर उसके चेहरे पर टिक गई। एकदम निर्मल, खूबसूरत चेहरा था उसका। उस पर उसे खुले काले केश बार बार उसके चेहरे से अटखेलियां कर उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। मैं मंत्रमुग्ध सा उसकी खूबसूरती में खो गया। तभी ट्रेन की सीटी ने मेरी तंद्रा तोड़ी। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कभी बातचीत, तो कभी मौन, यही चल रहा था हम दोनों के बीच। कुछ सहज हो गए थे हम। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत के बाद हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती के रिश्ते में बंध गए थे। हम अजनबी दोस्त बन गए थे। उससे बात करने के बाद कितने वक्त के बाद हल्का हल्का सुकून सा महसूस कर रहा था मैं। धीरे धीरे औपचारिकता अब अनौपचारिकता में परिवर्तित हो गई थी। हम बातों में आप से तुम पर आ। वैसे अब तो हम दोस्त बन गए हैं, तो अगर ऐतराज ना हो, तो तुमसे एक बात पूछूं। तुम रो क्यों रही थी? तुम मुझे बता सकती हो? पीड़ा बताने से सुकून मिलता है और स्वयं को हल्का सा महसूस होता है। मैंने उससे अपना सबसे अहम प्रश्न पूछ लिया। आखिर इसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। मैं भी तो उसे बताकर अपनी वेदना से सुकून चाहता था, अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहता था। मैं भी तो भीतर ही भीतर घुट रहा था। मेरा हृदय भी तो पीड़ा से भरा था। मैं भी तो उसके समक्ष अपने हृदय की खिड़कियों को खोलने के लिए व्याकुल था।
जीवन में कई बार किसी अपने के समक्ष अपने हृदय खोलकर अपनी पीड़ा से इतना सुकून नहीं मिलता जितना किसी अजनबी के साथ बात करके मिलता है। वो अजनबी निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से आपके भावों का आकलन कर, समझकर आपको सांत्वना का मरहम लगाकर ठंडक भरा एहसास देता है। मेरा प्रश्न सुनकर उसने मुझे सूनी और नम निगाहों से देखा और बिना कुछ बोले खिड़की के बाहर अंधकार को देखने लगी। शायद इतना व्यक्तिगत प्रश्न पूछने पर उसे बुरा लग गया, यही सोच मैं चुप हो गया। हमारे बीच मौन पसर गया। मृदुल, मृदुल नाम था उसका। कुछ क्षण बाद उसने मौन तोड़ा। एक तेज हवा के झोंके की तरह आया वो मेरी जिंदगी में और सब कुछ उजाड़ कर चला गया और मैं पागल उस उजड़े चमन में भी प्रेम की बहार तलाशती रही। मैं और मृदुल हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। अत्यंत गंभीर स्वभाव का किंतु आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था वो। ऑफिस में कई लड़कियों का कान्हा बन चुका था वो, पर उसे सिर्फ अपने काम से प्रेम था। मुझसे भी अतिरिक्त कोई बात न करके सिर्फ काम की ही बात करता। पर मैं उसके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होकर कब उसके मोहपाश में बंध गई मुझे पता ही नहीं चला। अपनी नारी की गरिमा का मान रखते हुए मैंने कभी पहल नहीं की। वक्त यूं ही बीत रहा था। उस दिन हमारे ऑफिस में शुक्ला अंकल की सेवानिवृत्त की पार्टी थी। सब अपने में व्यस्त थे, पर उस दिन उसकी निगाहें मुझ पर ही टिकी थीं। मैं थोड़ी असहज हो रही थी, किंतु सच पूछो तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। पार्टी के बाद उसने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा, तो मैं सहर्ष तैयार हो गई। बस फिर हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई। वो भी मन ही मन मुझे प्रेम करता था। उस दिन मुझे पता चला। मैं और मेरे सपने पंख लगा आसमान में उड़ने लगे। एक दिन उसने